हेलो दोस्तों, आर ओ के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग लगातार भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम लोग उच्च न्यायालय का जो दूसरा वाला पार्ट है उसको पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने उच्च न्यायालय क्या होता है, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, वेतन भत्ते, ठीक है, और कौन उनको नियुक्त करता है, वो इस्तीफा किसको देते हैं, ठीक है, और बाद बाकी उनको हटाया कैसे जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। और आज जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग खत्म करने वाले हैं और इसके बाद उच्चतम न्यायालय का जो उच्च न्यायालय का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो आज कुछ खास नहीं बचा है, बस उच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार और जो शक्तियां होते हैं उनके संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। बाद बाकी मैंने आपको जब उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ाया था तो कुछ चीज़ें बताई थी कि जो लोक अदालत होती है, ग्राम न्यायालय होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है और जो परिवार न्यायालय होते हैं वो भी न्यायपालिका में शामिल किए जाते हैं। तो थोड़ा सा नज़र हम लोग इन पर भी डाल लेंगे। साथ में जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय होते हैं यानी कि जो जिला न्यायालय होते हैं उन पर भी हम लोग थोड़ी सी अपनी चर्चा करेंगे क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मूल या फिर आरंभिक अधिकारता की, ठीक है। तो जो इसके मूल क्षेत्राधिकार हैं वो क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे मामले सीधे उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं जो नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़े हुए हैं। यानी कि किसी व्यक्ति के अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधा कहां पर, उच्च न्यायालय में जा सकता है। और ये जो मामला है या ये जो क्षेत्राधिकार है ये उच्च न्यायालय के मूल या फिर आरंभिक अधिकारता के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पॉलिटी के जो टॉपिक हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे तो उस समय भी इस चीज को देखा था कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे उच्च न्यायालय में जा सकता है। यही बात यहां पर कही गई है। उसके बाद देखो रिट अधिकारता भी है उच्च न्यायालय के पास। और आपको ध्यान रखना है कि संविधान के अनुच्छेद जो 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को रिट अधिकारता प्रदान की गई है। यानी कि मूल अधिकारों के हनन के संबंध में उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत पांचों प्रकार के रिट जारी कर सकता है। तो ये सेम चीज हम लोगों ने जब हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ रहे थे उस समय पर भी पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद अपीलीय अधिकारता, तो उच्च न्यायालय में मुख्यतः अधीनस्थ यानी कि जो इसके नीचे के न्यायालय हैं उनके निर्णय से संबंधित अपील आप कहां पर, उच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं, ठीक है। तो उच्च न्यायालय मुख्यतः अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों से संबंधित अपीलें सुनता है। मान के चलिए कोई मामला अगर अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है और वहां उस मामले के संबंध में कोई निर्णय दे दिया गया और अगर आप उस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो आप उस निर्णय के संबंध में उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। और अगर उच्च न्यायालय से भी संतुष्ट ना हो तो फिर आप कहां पर, उच्चतम न्यायालय में अपनी अपील को दायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो उच्च न्यायालय है वो अपने से अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों से संबंधित अपीलों को सुनता है, ठीक है। उसके बाद देखो अधीक्षण संबंधी अधिकारता। अधीक्षण का मतलब हो गया सुपरविजन। तो अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में यह अधीक्षण की अधिकारता प्रदान की गई है और इस शक्ति के अंतर्गत वो अधीनस्थ न्यायालय के न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार के अधीक्षण करता है। यानी कि न्यायिक और प्रशासनिक दोनों तरह के मामलों का सुपरविजन
करता है कौन? उच्च न्यायालय। और कहाँ पर? अपने अधीनस्थ न्यायालय में। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी मैं आपको पॉलिटी पढ़ाते वक्त कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं, अनुच्छेद 226 पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी रट लीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 227 इसको फिर रट लीजिए। उसके बाद अभिलेख न्यायालय की शक्तियां हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। और कैसे? क्योंकि उच्च न्यायालय के सभी निर्णयों, कार्रवाइयों आदि को शाश्वत स्मृति में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, उसके निर्णयों के अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में उनका प्रयोग पूर्व उदाहरणों की तरीके से किया जा सके। तो जो उच्चतम न्यायालय होता है वो भी अभिलेख न्यायालय की शक्तियां उसको भी दी गई हैं। तो जब हम लोग उस समय पर पढ़ रहे थे तब भी सेम चीज आई थी। तो वो जो शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास है, सेम शक्ति उच्च न्यायालय के पास भी है कि यहाँ पर अगर कोई निर्णय होता है तो उसके अभिलेख बिल्कुल सुरक्षित रखे जाएंगे और उनका प्रयोग किसी भी मामले में पूर्व उदाहरण की तरह किया जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद यहां पर ध्यान रखना कि अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्रदान की गई है। बाद बाकी उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। तो आप अगर उच्च न्यायालय की अवमानना करते हैं तो उसके लिए भी दंड देने की शक्ति उच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, उसके बाद देखो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, इस शब्द का प्रयोग मूल संविधान में कहीं नहीं मिलता है। लेकिन अगर 3 अनुच्छेदों को मिलाकर पढ़ा जाए, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, तो इससे क्या होता है? इससे उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का पता चलता है। ठीक है, बाद बाकी उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आने वाले राज्य की विधियों व आदेशों के साथ वह संघ की विधियों और आदेशों का भी पुनर्विलोकन कर सकता है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय जो राज्य सरकार विधि बना रही है और जो केंद्र सरकार विधि बना रही है, दोनों का पुनर्विलोकन उच्च न्यायालय कर सकता है। ठीक है, और उच्च न्यायालय पुनर्विलोकन क्यों करता है? ताकि राज्य या फिर केंद्र ऐसा कोई कानून ना बना दे जिससे कि संविधान का हनन होता हो या किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता हो। उसके बाद देखो अगला, अधीनस्थ न्यायालयों पर निर्णय की शक्ति। तो उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है और ये जो शक्ति है ये अनुच्छेद 235 के तहत आती है। ठीक है, तो जो उच्च न्यायालय है उसके अंतर्गत जितने भी अधीनस्थ न्यायालय स्थित हैं तो उन सब पर नियंत्रण की शक्ति उच्च न्यायालय की होती है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये सारा हो गया। तो ये सारी कार्य और शक्तियां हो गई उच्च न्यायालय की। अब थोड़ा सा हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र और शक्तियों को संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा कम नहीं किया जा सकता, लेकिन अन्य मामलों में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायिक क्षेत्र हैं और जो उसकी शक्तियां हैं उसको संसद या फिर राज्य विधानमंडल के द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई अन्य मामला हो तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है? बस परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, बाद बाकी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 बाद के मामले में निर्णय दिया था कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था और उसमें
पूछा ये गया था कि किस उच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया है। तो ये निर्णय दिया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। किस मामले में? रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 मामले में। उसके बाद देखो, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 229 के तहत अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति बिना किसी हस्तक्षेप के कर सकता है। तो आपने जब उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ा था तब भी वहां पर था कि जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो भी अपने अधिकारियों और अपने कर्मचारियों की नियुक्ति बिना किसी हस्तक्षेप के कर सकता था। सेम शक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी प्रदान की गई है और ये जो शक्ति है ये अनुच्छेद 229 के तहत आती है। ठीक है। उसके बाद देखो, एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस में और पूछा गया था कि 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष, नाम याद रखिए, HR खन्ना ने सिफारिश की थी कि उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्यों से होने चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने सिफारिश की थी कि उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्यों से होने चाहिए। तो ये सिफारिश की थी 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष HR खन्ना के द्वारा। ठीक है। तो ये 4 फैक्ट थे, इनको याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय की। ठीक है। तो अधीनस्थ न्यायालय इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको अधीनस्थ न्यायालय कहा गया है। अब इनका संवैधानिक प्रावधान अगर हम लोग देखें तो इनका संवैधानिक प्रावधान कहाँ पर है? भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक। ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय का संवैधानिक प्रावधान कहाँ पर है? भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक। बाद बाकी जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनकी अधिकारिताएं, शक्तियां और कार्य मुख्यतः, इनको याद रखना, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से तय होते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अधीनस्थ न्यायालयों की जो अधिकारिता है, जो शक्तियां हैं, जो कार्य हैं, वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से तय होते हैं। बाद बाकी अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण किसका होता है? राज्य के उच्च न्यायालय का। ये तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा। अब हम लोग देखते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का जो ढांचा होता है वो किस तरीके का होता है। तो अधीनस्थ न्यायालय में अगर हम बात करें तो यहाँ पर विशेष रूप से 3 कैडर के न्यायाधीश शामिल होते हैं। अब वो 3 कैडर कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जिला न्यायाधीश, ये टॉप पर होता है। फिर होता है वरिष्ठ सिविल जज, उसके बाद होता है सिविल जज जूनियर डिवीजन। ठीक है। तो 3 कैडर के न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायालय में होते हैं। कौन कौन? सबसे टॉप पर होता है जिला न्यायाधीश, फिर होता है वरिष्ठ सिविल जज और तीसरा होता है सिविल जज जूनियर डिवीजन। ठीक है। उसके बाद जिला न्यायाधीश के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो जिला न्यायाधीश का अगर हम लोग संवैधानिक वर्णन देखें तो ये अनुच्छेद 233 में मिलता है। तो जिला न्यायाधीश का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? 233 में। और जो जिला न्यायाधीश होता है वो जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। ठीक है। जिला न्यायाधीश जिले का सर्वोच्च नागरिक अधिकारी होता है। बाद बाकी जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। जो जिले का न्यायाधीश होता है यानी कि जो जिला न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति, पदस्थापना और जो पदोन्नति होती है वो राज्यपाल के द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। बाद बाकी जो जिला न्यायाधीश होता है उसे सिविल
और आपराधिक मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, सिविल मतलब जो संपत्ति संबंधी विवाद होते हैं, और आपराधिक मतलब वही चोरी डकैती या फिर मर्डर वगैरह। तो इन दोनों तरीके के मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। किसको? जिला न्यायालय को। अब यहां पर ध्यान देना कि देखो, जिला न्यायालयों को दीवानी मामलों की सुनवाई के दौरान क्या कहा जाता है? जिला न्यायाधीश। ठीक है, दीवानी मतलब जो जमीन और संपत्ति आदि विवाद होते हैं, और फौजदारी मामलों की सुनवाई के दौरान जिला न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? सत्र न्यायाधीश। ठीक है, फौजदारी मतलब चोरी डकैती मर्डर आदि जैसे मामले। तो आपको ध्यान रखना है कि जिला न्यायाधीश को दीवानी मामलों की सुनवाई के दौरान जिला न्यायाधीश कहते हैं, और जब फौजदारी मामलों की वो सुनवाई करता है तब उसे सत्र न्यायाधीश कहते हैं। बाद बाकी जिला न्यायाधीश को मृत्यु दंड देने का भी अधिकार है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर उसने किसी अपराधी को मृत्यु दंड दे दिया है तो उस पर अमल तभी किया जाएगा जब राज्य का उच्च न्यायालय उसका अनुमोदन कर दे। सिर्फ जिला न्यायाधीश के मृत्यु दंड देने से किसी अपराधी को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है, जब तक कि राज्य का उच्च न्यायालय उसके निर्णय का अनुमोदन ना कर दे। ठीक है, तो ये हो गया जिला न्यायाधीश के बारे में सारी चीजें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लोक अदालत की। तो इन चीजों के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। आरओ यारो में इनसे बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं, चाहे वो लोक अदालत हो, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, या फिर जो परिवार न्यायालय होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अब लोक अदालत होती क्या है? ठीक है, तो लोक अदालत एक मंच है जहां पर सामाजिक और जो पारिवारिक मामले होते हैं वो सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए जाते हैं। सौहार्दपूर्ण ढंग का मतलब होता है कि दोनों पार्टियों को बिठाना और फिर उनके विवाद को आपस में बातचीत करके सुलझा देना, यही काम होता है लोक अदालत का। आप लोगों ने भी शायद इनको अपनी आंखों से जरूर, अगर आप किसी विवाद या उस तरीके की चीज़ों में पड़े होंगे तो इन चीज़ों को आपने वहाँ पर करीब से देखा होगा। आपको ध्यान रखना है कि जो ये लोक अदालत होती हैं ये किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय के समक्ष नहीं होती हैं। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है कि जो ये लोक अदालत है ये किसी भी उच्च न्यायालय या फिर अन्य न्यायालय के समक्ष या फिर अधीनस्थ नहीं होती हैं। बाद बाकी लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी या विधिक यानी कि कानून के ज्ञान रखने वाला सम्मानीय व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है, तथा सामान्यतः एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता इनके सदस्य होते हैं, ताकि ये लोग अच्छी तरीके से किसी सामाजिक या पारिवारिक विवाद को सुलझा सकें। ठीक है, तो ये हो गया लोक अदालत। उसके बाद ग्राम न्यायालय की बात करें, इनके संदर्भ में क्वेश्चन बना है, और क्वेश्चन ये बना था कि ग्राम न्यायालय का जो प्रावधान है वो किस अधिनियम के तहत किया गया है। तो ग्राम न्यायालय का प्रावधान ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 11 के द्वारा किया गया है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्राम न्यायालय का प्रावधान ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 11 के द्वारा किया गया है, और ग्राम न्यायालय को भी सिविल और आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये हो गई ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 11 को याद रखना। उसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट की। तो जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है, और इनकी स्थापना
2000 में, यानी कि वर्ष 2000 में की गई थी। और इसको याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहली स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो वर्ष 2000 में। और फास्ट ट्रैक कोर्ट, इनका काम क्या है कि जो लंबित पड़े मामले हैं, विशेषकर आपराधिक प्रकृति वाले, इनको तेजी से निपटाना। ठीक है, तो फास्ट ट्रैक, नाम से ही फास्ट आ गया, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपराधिक मामले हैं उनको तेजी से निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो परिवार न्यायालय। तो परिवार न्यायालय का सबसे पहले तो हम लोग गठन देखते हैं। तो परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के द्वारा परिवार न्यायालय का गठन हुआ है। और ऐसे न्यायालयों का गठन प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से सलाह लेकर 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर में किया जा सकता है। ठीक है, तो इनका गठन कौन करता है? राज्य सरकार। और सलाह किससे लेकर? राज्य के उच्च न्यायालय से। और कहां पर? प्रत्येक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में। ठीक है, अब देखो इसका कार्य क्या होता है। परिवार न्यायालय है तो इसमें सारे पारिवारिक मामले जाते हैं। तो इसमें देखेंगे विवाह को शून्य घोषित करना, कानूनी अलगाव, तलाक, पति पत्नी के संपत्ति संबंधी मामले, नाबालिग बच्चों के संरक्षण, गुजारे भत्ते आदि से संबंधित हैं। ठीक है, परिवार न्यायालय तो परिवार वाले ही सारे विवाद, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, चाहे उनके बच्चों को लेकर हो, नाबालिग बच्चों के संरक्षण संबंधी कोई मामला हो, परिवारों के बीच में संपत्ति संबंधी कोई मामला हो, तो ये सारे मामले इस परिवार न्यायालय में सुने जाते हैं। बाद बाकी परिवार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका खत्म। तो इस तरीके से जो राज्य की न्यायपालिका थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। ठीक है, और अगली वीडियो में अब हम लोग इसके बाद केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में बात करेंगे। तो लगातार आप वीडियोस को देखते रहिए और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।